इस श्रृंखला के नए गहरे अध्याय में स्वागत है। आज का विषय एक ऐसी पुस्तक पर आधारित है जो मतलब जीवन बदलने का एक अनूठा और शांत तरीका सिखाती है। ये सारा हार्वे की चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है काइजन, द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। हाँ, और इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपनी उन आदतों को बदल सकते हैं जिन्हें बदलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के इस दौर में जहां हर तरफ जानकारी का समंदर है, नए लक्ष्य तय करना अक्सर एक बोझ बन जाता है। एक आम इंसान इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी जानकारियों के बोझ तले दब जाता है और थकावट महसूस करने लगता है। वही ना। और ये पुस्तक एक नई उम्मीद जगाती है। ये जानना सच में बहुत उत्साहजनक है कि नए लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना कितना आसान और तनाव मुक्त हो सकता है बिना किसी घबराहट के। सही कहा, ठीक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुझे लगता है इस विषय की शुरुआत खुद लेखिका यानी सैरा हार्वी के अनुभव से करनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। 2017 में वो लंदन की एक पब्लिशिंग कंपनी में काम कर रही थी। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल आदर्श लग रही थी, जैसे एक अच्छी नौकरी, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, एक भरा पूरा सामाजिक जीवन। लेकिन अंदर ही अंदर स्थिति बिल्कुल अलग थी, है ना? एग्जैक्टली वो पूरी तरह से मानसिक थकावट, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, और चिंता का शिकार हो चुकी थी। राजनीतिक माहौल अनिश्चित था और एक अजीब सा तनाव उनकी दिनचर्या पर हावी हो चुका था। और शायद योगा और ध्यान जैसी चीजों से भी वो घुटन दूर नहीं हो रही थी। बिल्कुल नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने एक बड़ा और हैरान कर देने वाला फैसला लिया। अपनी लंदन की थका देने वाली जिंदगी और उस भाग-दौड़ को छोड़कर उन्होंने सीधे जापान आने का मन बनाया। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और यहीं से उनकी मुलाकात एक बिल्कुल नए जीवन दर्शन से हुई। टोक्यो जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर में पहुंचकर किसी को भी लग सकता है कि वहां लंदन जैसी ही अफरा-तफरी होगी, पर वहां का अनुभव बिल्कुल विपरीत था। एक अजीब सी शांति और अनुशासन वहां की हवा में था। टोक्यो का वो उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाता है। मुझे याद आता है जब लोग टोक्यो मेट्रो की बात करते हैं, वहां भीड़ लंदन अंडरग्राउंड जितनी या शायद उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन वहां लोग एक दूसरे को धक्का नहीं देते। सही कहा, सब एक कतार में शांति से खड़े रहते हैं। हाँ, और सड़कों पर भारी ट्रैफिक होने के बावजूद हॉर्न बजने की आवाजें नहीं आती। हर चीज में एक ठहराव और व्यवस्था है। उसी ठहराव ने लेखिका को उस सामाजिक मानसिकता को समझने के लिए प्रेरित किया। और यहीं पर काइजन सामने आता है। आम भाषा में काइजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा बदलाव या निरंतर सुधार। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी तरह के अचानक बड़े और नाटकीय बदलाव के बिल्कुल खिलाफ है। जो कि हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि समाज में अक्सर ये सिखाया जाता है कि अगर जिंदगी बदलनी है तो रातों रात अपना पूरा रूटीन बदल दो। वही तो, काइजन इस विचारधारा को नकारता है और कहता है कि बस एक छोटा सा, लगभग ना के बराबर लगने वाला कदम उठाना ही काफी है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसका इतिहास उतना ही दिलचस्प है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि काइजन शुरुआत में जापानी था ही नहीं। ये दरअसल एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका के ज्यादातर पुरुष युद्ध लड़ने गए हुए थे, तब अमेरिकी सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। कारखानों और कंपनियों को चलाने के लिए अनुभवी लोगों की कमी हो गई थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसे ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्रीज या TWI कहा गया। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद था कि मजदूर खुद काम के दौरान छोटे छोटे सुधार के तरीके बताएं। उन्हें ऊपर बैठे अधिकारियों के बड़े आदेशों का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन युद्ध के बाद तो अमेरिका में इस तरीके की उतनी अहमियत नहीं रही और लोग अपने पुराने धर्रे पर लौट आए थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध के बाद जापान बुरी तरह टूट चुका था। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। तब अमेरिकन सरकार ने विलियम एडवर्ड्स डेमिंग नाम के एक एक्सपर्ट को जापान भेजा ताकि वो वहां के उद्योगों को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकें। और डेमिंग ने जापानी कंपनियों को यही छोटे और निरंतर सुधार का तरीका सिखाया। जापानी संस्कृति में ये तरीका इतनी गहराई से उतर गया कि उन्होंने इसे अपना लिया और इसे काइजन का नाम दिया। सही बात है। और इस ऐतिहासिक मोड़ का सबसे बड़ा नतीजा टोयोटा जैसी कंपनी के रूप में सामने आया।
टोयोटा ने इस फिलॉसफी को टोयोटा वे के रूप में अपने कारखानों में लागू किया। जिसमें उनका पूरा ध्यान मुद्दा यानी किसी भी तरह की बर्बादी को कम करने पर था, चाहे वो वक्त की बर्बादी हो या सामान की। हाँ, हर कर्मचारी को प्रेरित किया गया कि वो कंपनी की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए छोटे-छोटे सुझाव दे। आंकड़े बताते हैं कि उस जमाने में टोयोटा का हर कर्मचारी साल में लगभग 19 सुझाव देता था और उनमें से ज्यादातर सुझाव माने भी जाते थे। ये छोटी छोटी बातें मिलकर कितना बड़ा असर डालती हैं। बाद में मसाकी इमाए नाम के एक बिजनेस कंसल्टेंट ने इस कॉन्सेप्ट पर एक किताब लिखी, जिसने काइजेन को सिर्फ कारखानों की चारदीवारी से निकालकर दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तरीकाकार कार बनाने के कारखानों में शुरू हुआ था, वो एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी आदतों और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही असरदार साबित हुआ। तो आखिर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इसे समझने के लिए हमें आदतों के मनोविज्ञान और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को गहराई से देखना होगा। किंग्स कॉलेज लंदन के मनोवैज्ञानिक के डॉक्टर बेन गार्डनर ने इस पर एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार हमारा दिमाग एक कॉग्निटिव माइजर है। कॉग्निटिव माइजर यानी एक ऐसी मशीन जो हर वक्त ऊर्जा बचाने की फिराक में रहती है। बिल्कुल सही समझे। हमारा दिमाग रोजमर्रा के छोटे-मोटे और लगातार होने वाले कामों को ऑटो पायलट पर डाल देता है, ताकि बची हुई मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरे नए, बड़े और जरूरी कामों में हो सके। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या चाय बनाना। इन कामों के लिए दिमाग को सोचना नहीं पड़ता कि टूथब्रश कहाँ रखा है या चाय की पत्ती किस डब्बे में है। हाँ, ये सब ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि दिमाग ने इन कामों के लिए ऊर्जा खर्च करना बंद कर दिया है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। बचपन से लगभग हर जगह ये सुनने को मिलता है कि किसी नई आदत को बनाने या पुरानी आदत को छोड़ने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं। लेकिन ये पुस्तक इस बात का पूरी तरह खंडन करती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी के अनुसार 21 दिन वाली बात सिर्फ एक मिथक है, एक भ्रम है। तो आखिर असल में कितना वक्त लगता है? असल में किसी एक आदत को पूरी तरह से अपनाने और उसे उस ऑटो पायलट मोड में आने में 18 से लेकर 254 दिन तक लग सकते हैं। ये आंकड़ा हर इंसान और आदत की जटिलता पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, 254 दिन यानी लगभग 8 महीने। अगर किसी को एक आदत बनाने में इतना लंबा वक्त लगे तो कोई भी आम इंसान बीच में ही उम्मीद छोड़ देगा। वही ना, अगर आदत बदलना इतना ही लंबा और थका देने वाला काम है तो फिर लोग इसे शुरू ही क्यों करें? यही वो जगह है जहां लोग निराश होकर हार मान लेते हैं। नई आदतें बनाना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि पुरानी आदतें किसी खास स्थिति या जज्बात से जुड़ी होती हैं। हाँ, जैसे अगर दफ्तर में किसी को तनाव महसूस होता है तो वो तुरंत बाहर जाके मीठा खा लेता है। दिमाग को उस मीठे से एक तुरंत मिलने वाला इनाम या डोपामीन हिट महसूस होता है। और इन तुरंत मिलने वाले इनामों को छोड़कर लंबे समय के फायदे के बारे में सोचना मनोवैज्ञानिक रूप से दिमाग के लिए एक लड़ाई जैसा है। दिमाग बदलाव नहीं चाहता क्योंकि उसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है और आरामदायक ऑटो पायलट मोड टूट जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसे दिमाग का अलार्म सिस्टम या एक अंदरूनी आलोचक भी कहा जा सकता है, जिसे इंसान के विकास की शुरुआती कड़ियों से डिजाइन किया गया है, उस दौर से जब इंसानों को जंगलों में खतरों से बचना होता था। सही कहा। इसे मनोविज्ञान में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। जब भी दिनचर्या से हटकर कुछ नया या बड़ा बदलाव करने का विचार आता है तो ये एमिगडाला जाग जाता है और फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो का रिएक्शन शुरू कर देता है। दिमाग घबरा जाता है कि ये नया काम अनजान है, इसमें खतरा हो सकता है। इसीलिए जब नए साल पर लोग अचानक रोज 2 घंटे जिम जाने का संकल्प लेते हैं तो कुछ ही दिनों में वो संकल्प टूट जाता है, क्योंकि दिमाग का अलार्म बजता है और वो कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, इसे रोक दो। और यही काइज़न की सफलता का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक राज छिपा है। वो कैसे? मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट मॉरे ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण से समझाया है। उन्होंने काइज़न की तुलना एक कैट बर्गलर यानी एक बेहद शांत चोर से की है। ये बहुत ही मजेदार तुलना है ना? जब कोई अपनी आदत में अचानक और बहुत बड़ा बदलाव लाता है तो दिमाग का वो अमिगडाला वाला अलार्म पूरी आवाज के साथ बज उठता है। डर और घबराहट पैदा होती है।
लेकिन काइजन के कदम इतने छोटे और इतने आसान होते हैं कि वो एक शांत चोर की तरह बिना आवाज किए उस अलार्म के बगल से निकल जाते हैं। बिल्कुल, एक दिन में सिर्फ एक पुशअप करना या सिर्फ एक ग्लास पानी ज्यादा पीना, ये इतना छोटा बदलाव है कि अमिगडाला को इसमें कोई खतरा महसूस ही नहीं होता और अलार्म बजता ही नहीं। इस तरह बिना किसी डर या घबराहट के दिमाग नए बदलाव को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है। इस 1% के छोटे से बदलाव का असर कितना विशाल हो सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण स्पोर्ट्स की दुनिया से मिलता है। हाँ, पुस्तक में सर डेव ब्रेल्सफोर्ड और ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की उस प्रसिद्ध कहानी का जिक्र है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। 2002 में जब ब्रेल्सवर्ड ने इस टीम की कमान संभाली, तब टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। उन्होंने अचानक सब कुछ बदलने की जगह काइजन का सिद्धांत अपनाया, जिसे उन्होंने मार्जिनल गेन्स या सीमांत लाभ का नाम दिया। उनका लक्ष्य था साइकिल चलाने से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार करना। साइकिल की सीट का आकार थोड़ा बेहतर करना, खिलाड़ियों के मसाज जेल को बदलना, उनके खाने में मामूली सुधार करना, यहाँ तक कि उनके सोने के लिए एक खास तरह के तकिए का इस्तेमाल करना ताकि नींद अच्छी आए। ये सब अलग अलग देखे जाएं तो बहुत मामूली लगते थे, लेकिन जब इन सभी 1% सुधारों को एक साथ मिलाया गया तो नतीजा चमत्कारी था। सही कहा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स और 2012 के लंदन ओलंपिक्स, दोनों में इस टीम ने ट्रैक साइकिलिंग में 10 में से 7 गोल्ड मेडल्स जीते। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये फिलॉसफी किसी फैक्ट्री या स्पोर्ट्स टीम तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरे जापानी समाज और संस्कृति की गहराइयों में रची बसी है। वहाँ के सामाजिक ताने बाने में एक आधारभूत कॉन्सेप्ट है जिसे उची सोटो कहते हैं, जिसका मतलब है अपना अंदरूनी ग्रुप और बाहरी ग्रुप। हाँ, उची का मतलब है अपना अंदरूनी ग्रुप, जैसे परिवार, घनिष्ठ दोस्त या साथ काम करने वाले, और सोटो का मतलब है बाहरी ग्रुप, जैसे अनजान लोग, ग्राहक या विदेशी। जापान में ये सामाजिक नियम है कि जब कोई अपने सोटो यानी बाहरी व्यक्ति से मिलता है तो उसे अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। ग्राहकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस दृष्टिकोण की वजह से पूरे देश में एक अद्भुत सामाजिक एकताजुटता यानी सोशल कोहीजन देखने को मिलता है। लोग लगातार एक दूसरे की जरूरतों का छोटी छोटी बातों में ख्याल रखते हैं, जैसे सड़क पर कचरा ना फेंकना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोर से फोन पर बात ना करना। ये हर दिन के छोटे छोटे काइजन ही हैं जो पूरे समाज को शांत और व्यवस्थित बनाते हैं। लेकिन इस अजीब और अद्भुत सामाजिक एकताजुटता के पीछे उनका इतिहास बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सब अचानक एक दिन में हो गया। करीब 220 साल तक जापान ने सकोको की नीति अपनाई थी। ये एक ऐसी नीति थी जिसके तहत उन्होंने अपने देश को पूरी दुनिया से पूर्णतः अलग थलग कर लिया था। कोई भी बाहरी देश का व्यक्ति उनके देश में नहीं आ सकता था और वहां के लोग बाहर नहीं जा सकते थे। इस लंबे आइसोलेशन की वजह से उनकी संस्कृति और उनका छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का तरीका बिना किसी बाहरी मिलावट के अपने शुद्ध रूप में विकसित हुआ। उनके पास सीमित संसाधन थे, इसलिए उन्होंने हर चीज का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखा। फिर 1868 में जब मेजी रेस्टोरेशन हुआ और जापान ने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोले, तो उनकी इस सूक्ष्म कला, एस्थेटिक्स और अनुशासन ने पश्चिमी दुनिया को हैरान कर दिया। फ्रांस की कला और संस्कृति में इस जापानी प्रभाव को जापानिज्म का नाम ही दे दिया गया था। इस इतिहास और फिलॉसफी के बाद सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये आता है कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे कैसे उतारे। पुस्तक इसका एक सटीक और आसान तरीका बताती है। इसे दी इन्वेंट्री यानी अपनी जिंदगी का हिसाब किताब बनाना कहा गया है। एक पन्ना और पेन लेकर जीवन के मुख्य क्षेत्रों की सूची बनानी होती है: स्वास्थ्य, काम, पैसे, घर और रिश्ते। अब इस कड़ी में सबसे जरूरी चीज है खुद के साथ पूरी ईमानदारी और बिना किसी आलोचना के सवाल करना। हाँ, जैसे कहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, कहाँ बदलाव की जरूरत है, क्या काम में तनाव इतना बढ़ गया है कि नींद खराब हो रही है, क्या परिवार के साथ बिताया गया वक्त संतोषजनक है। इस लिस्ट को ध्यान से देखने पर एक क्लियर तस्वीर मिलती है कि आखिर कहाँ और किस दिशा में काम शुरू करने की जरूरत है, बजाय इसके कि अंधेरे में तीर चलाए जाएं।
जब ये तय हो जाए कि किस हिस्से में सुधार करना है, तो अगला कदम है उन छोटे बदलावों को ट्रैक करना। आजकल हैबिट ट्रैकर्स या बुलेट जर्नलिंग जैसी चीजें बहुत लोकप्रिय हो रही हैं और इनका मनोवैज्ञानिक असर भी गहरा है। एक आसान सी डायरी बनाई जा सकती है जिसमें महीने के दिन और छोटे-छोटे लक्ष्य लिखे हों। जैसे अगर लक्ष्य है कि दिन में एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी पीना है, तो जिस दिन ऐसा किया उस पे एक निशान लगा देना चाहिए। पुस्तक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है छोटे पुरस्कार या माइक्रो रिवॉर्ड्स। जब भी किसी छोटे से लक्ष्य को पूरा किया जाए तो एक छोटा सा इनाम जरूर होना चाहिए। ये इनाम कोई नई किताब खरीदना हो सकता है या पार्क में शांति से कुछ वक्त बिताना। ये छोटे इनाम दिमाग को आगे बढ़ने और नई आदतों को बनाए रखने के लिए एक लगातार डोपामीन और प्रेरणा देते रहते हैं। जब भी जीवन में सुधार की बात आती है तो सबसे पहला ध्यान स्वास्थ्य पर जाता है। जापानी संस्कृति में स्वास्थ्य के लिए अत्यंत सुंदर सिद्धांत हैं, जिसे शिनशिन इचिन्यो कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि शरीर और मन अलग-अलग हिस्से नहीं है, बल्कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अगर मानसिक तनाव होगा तो उसका असर पाचन तंत्र पर पड़ेगा। अगर शरीर थका होगा तो सोचने की क्षमता कमजोर पड़ेगी। इसलिए एक्सरसाइज या व्यायाम को सिर्फ मसल बनाने का जरिया नहीं माना गया है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि महंगी जिम मेंबरशिप लेना ही स्वास्थ्य का राज है, लेकिन काइज़न की दृष्टि से अगर वक्त या पैसे की कमी है तो शुरुआत एकदम छोटी होनी चाहिए। दफ्तर आते जाते वक्त थोड़ी दूर चलकर जाना या एक फ्लोर के लिए लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, ये छोटे कदम लंबा असर डालते हैं। और इस एक्सरसाइज को मजेदार बनाने के भी कई तरीके हैं। पुस्तक बताती है कि 1920 के दशक में जापान में राज्यो ताइसो यानी रेडियो कैलिस्थेनिक्स की एक बहुत ही प्रभावी प्रथा शुरू हुई थी। लोग सुबह जल्दी पार्क में इकट्ठे होते और रेडियो पर आने वाले संगीत के साथ हल्के फुल्के लचीले व्यायाम करते। इससे शरीर लचीला रहता है और एक सामाजिक जुड़ाव भी महसूस होता है। इसके अलावा बागबानी यानी गार्डनिंग को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि पौधों को पानी देना कोई मेहनत का काम नहीं है, लेकिन अमेरिका की बीमारी नियंत्रण संस्था सीडीसी बागबानी को एक बेहतरीन मॉडरेट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी मानती है। इसमें मिट्टी खोदना, झुकना, पौधों का वजन उठाना, ये सब एक बेहतरीन व्यायाम बन जाता है और प्रकृति के करीब होने से दिमाग को शांति मिलती है। शरीर को चलाते रहने के अलावा जो चीज हमारे शरीर के अंदर जाती है यानी आहार, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डाइट को लेकर अक्सर लोग बहुत कठोर नियम बना लेते हैं और बाद में उन्हें तोड़ देते हैं। काइज़न का दृष्टिकोण कठोर रोक-टोक वाला नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर चुनाव करने वाला है। इसे समझने के लिए जापान के ओकिनावा द्वीप का उदाहरण लिया जा सकता है। ये दुनिया के उन खास हिस्सों में से एक है जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उनकी लंबी उम्र का एक राज उनका हरा हाचीबू का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि खाना सिर्फ तब तक खाना चाहिए जब तक पेट 80% ना भर जाए। पेट को पूरी तरह ठुस-ठुस कर नहीं भरना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि पेट से दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट भर गया है। तो जब लगता है कि 80% पेट भर गया है, असल में उस वक्त वो पूरी तरह भर चुका होता है। इसके साथ ही माइंडफुल ईटिंग यानी पूरे ध्यान के साथ खाना खाना बहुत जरूरी बताया गया है। माइंडफुल ईटिंग का वो उदाहरण सच में दिलचस्प है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, वहां पूरा नाश्ता शांति से बैठकर खाना शायद आसान ना हो। लेकिन लेखिका कहती हैं कि चलिए पूरा खाना ना सही, क्या सुबह की कॉफी या चाय के पहले 3 घूंट को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पिया जा सकता है? बिना फोन देखे, बिना टीवी की आवाज सुने, सिर्फ और सिर्फ उस चाय की महक और स्वाद पर ध्यान देकर वो पहले 3 घूंट। बस ये छोटा सा कदम दिमाग को आराम और शांति का इशारा देता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। और आहार के साथ साथ हाइड्रेशन। अचानक दिन में 4 लीटर पानी पीने का नियम बनाने के बजाय सिर्फ 1 एक्स्ट्रा ग्लास पानी पीने से शुरुआत करनी चाहिए। अगर कार्बोनेटेड और मीठे ड्रिंक्स पीने की आदत है तो अचानक उन्हें कूड़े में फेंकने की जरूरत नहीं है। बस 1 ग्लास कम करके उसकी जगह पानी पीने से आदत धीरे धीरे सुधरने लगती है। और इन सभी प्रयासों के आखिर में जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो है नींद। नींद हमारे शरीर के लिए किसी चमत्कारी दवाई से कम नहीं है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन का डेटा बताता है कि नींद सिर्फ आराम का वक्त या शरीर को स्विच ऑफ करना नहीं है, ये एक बेहद एक्टिव स्थिति है। इस दौरान हमारा शरीर टूटे हुए टिश्यूज की मरम्मत करता है,
जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है और दिन भर में सीखी गई नई जानकारियों को याददाश्त में मजबूत करके स्टोर करता है। अगर किसी को अच्छी नींद नहीं आ रही तो सबसे पहले अपनी आदतों पर गौर करना चाहिए। पुस्तक इसके लिए एक स्लीप डायरी बनाने की सलाह देती है। 1 हफ्ते तक सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि सोने और उठने का समय क्या था और रात को सोने से पहले की दिनचर्या क्या थी। धीरे धीरे बेडरूम से फोन, टीवी और लैपटॉप्स जैसी चीजों को बाहर करना जरूरी है। कमरे का माहौल ठंडा, शांत और अंधेरा होना चाहिए। ये एक छोटा सा कदम पूरी दिनचर्या की थकावट को मिटा सकता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? पुस्तक के अलग अलग हिस्सों और स्रोतों को गहराई से देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे वो डाइट का मामला हो, नियमित व्यायाम हो या मानसिक शांति हासिल करनी हो, 1% का छोटा सा लगभग इनविजिबल बदलाव भी लंबे समय में क्रांतिकारी और हैरानांगेज परिणाम दे सकता है। आज की आधुनिक दुनिया जहां हर दिशा से नोटिफिकेशन बज रहे हैं, खबरों का बोझ हर वक्त दिमाग पर हावी रहता है और एक बड़ी आबादी मानसिक और शारीरिक थकावट का शिकार है, वहां काइज़न हमारे लिए एक बेहद मजबूत हथियार है। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि सब कुछ एक ही दिन में ठीक करने का दबाव लेने की जरूरत नहीं है। छोटे और नियमित कदमों में ही सच्चा आत्मनियंत्रण और जिंदगी की शांति बसी हुई है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर ये काइज़न की फिलॉसफी, जिसमें छोटे बदलाव की ताकत इतनी असरदार है, एक आम व्यक्ति की आदत को सुधार सकती है और दूसरी तरफ टोयोटा जैसी विशाल मल्टीनेशनल कंपनियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकती है, तो क्या इस ऐतिहासिक और प्रभावी तरीके को आज की बड़ी चुनौतियों पर आजमाया जा सकता है? क्या इस 1% निरंतर सुधार के मॉडल को आर्थिक असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी दुनिया की सबसे भयानक और विशाल समस्याओं को सुलझाने के लिए लागू किया जा सकता है? अक्सर ऐसी बड़ी वैश्विक समस्याओं को लेकर आम जनता में डर, लाचारी और एक तरह की कलेक्टिव पैनिक फैल जाती है। लोगों को लगता है कि इन समस्याओं का हल सिर्फ बड़े राजनेताओं या किसी चमत्कार के पास ही है। लेकिन जरा विचार कीजिए, अगर इस धरती पर मौजूद हर इंसान अचानक दुनिया बदलने का भारी संकल्प लेने की जगह अपने रोजमर्रा के जीवन में हर दिन सिर्फ एक छोटा सा, लगभग ना दिखने वाला कदम उठाए, तो क्या वो संयुक्त 1% बदलाव इस आबादी वाले ग्रह की दिशा बदल नहीं देगा? एक ऐसी दिशा जहां हर इंसान का रोज का एक ठहराव भरा छोटा कदम डर या घबराहट फैलाए बिना इस पूरी दुनिया को बचा ले। ये आगे चलकर सोचने के लिए एक बेहतरीन दिशा है। सच में ये एक बहुत ही गहरा और विचारतेजक पहलू है जिस पर आने वाले वक्त में ध्यान देना जरूरी होगा। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। यह स्रोत केवल आदत बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया और खुद को देखने का एक पूर्णतया नया नजरिया था। उम्मीद है इस विस्तारित चर्चा ने नए सवाल और बेहतर कल की तस्वीर जरूर बनाई होगी। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने हिस्से का वो 1% शांत बदलाव शुरू करना ना भूलें।